तो हेलो गाइस, सी प्रोग्रामिंग के तीसरे थियरी लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सी टोकन्स क्या होता है। तो सी टोकन्स क्या होता है? सी टोकन्स यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स या पंक्चुएशन मार्क जिसका यूज़ हम सी के प्रोग्राम में करते हैं, जिससे हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें और जिससे हम हमारे प्रोग्राम के कोड को यूनिक आइडेंटिटी दे सकें, जिससे हमारे कंपाइलर को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो उसे आइडेंटिफाई करने में और उसके वैल्यू को स्टोर करके उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो हम देख सकते हैं सी टोकन्स के 6 टाइप्स है। पहला टाइप है कीवर्ड, दूसरा आइडेंटिफायर, तीसरा कांस्टेंट, फोर्थ है ऑपरेटर, फिफ्थ है स्ट्रिंग और सिक्स्थ है स्पेशल कैरेक्टर। तो आज के इस लेक्चर में या फिर इस थियरी लेक्चर में हम देखेंगे कीवर्ड्स क्या होता है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है, और आइडेंटिफायर्स के बाद हम देखेंगे कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स के टाइप भी देखेंगे। तो ये 3 पॉइंट आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे और आगे के पॉइंट्स है वो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड ऐसे वर्ड्स रहते हैं जो हम हमारे सी के मैनुअल में स्टोर करके रखते हैं, और वो स्पेसिफिक वर्ड्स को हम जब भी लिखते हैं वो हमारा कंपाइलर हमेशा समझ जाता है कि वो कीवर्ड है, क्योंकि वो ऐसे 32 स्पेसिफिक वर्ड्स है जो हम हमारे सी के मैनुअल में सेव करके रखते हैं। तो वो 32 वर्ड्स के बारे में आपको अगर पढ़ना होगा कि तो वो 32 वर्ड्स कौन से हैं, तो आप यहाँ पे इस टेबल में देख सकेंगे। वो 32 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आप हमारे वीडियो को पॉज करके सब कीवर्ड्स को पढ़ सकते हैं और मेमोराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि कीवर्ड सी के प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आप हमेशा ध्यान रखें कि कीवर्ड को हम हमेशा लोअर केस में लिखते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो कीवर्ड में किसी भी प्रकार का अपर केस वैल्यू नहीं लिखते। तो उसके बाद कीवर्ड्स के बाद आता है आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स में 3 टाइप्स है। आइडेंटिफायर्स में आता है वेरिएबल, उसके बाद आता है फंक्शन नेम, उसके बाद आता है एरे नेम। तो वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्राम में हम हमारे वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे फंक्शंस क्या होता है, अगर हम हमारे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शन लिखते हैं तो उसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी कहते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में फंक्शन का नेम हम अलग अलग दे सकते हैं, तो उसे कहते हैं फंक्शन। और उसके साथ आता है एरे नेम। तो एरे नेम क्या होता है? एरे नेम भी ऐसा स्पेसिफिक नेम होता है जो यूज़र डिफाइन करता है, और वो यूज़र डिफाइंड नेम में हम स्पेसिफिक एरे को ही परफॉर्म कर सकते हैं। एरे के बारे में हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन आप ना लीजिए। पहले तो हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स क्या होता है। तो आइडेंटिफायर्स यानी कि वो यूनिक नेम, इन शॉर्ट वो यूनिक नेम जो हमारे यूज़र डिफाइन करता है, मतलब जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को लिखता है। तो उस प्रोग्राम को लिखते समय जो हमारा प्रोग्राम में रहता है या फिर जो उस प्रोग्राम को लिखता है वो उस स्पेसिफिक वर्ड को डिफ़ाइन करता है। तो उस स्पेसिफिक वर्ड को डिफ़ाइन करते समय हम उसमें उस वर्ड में हम डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि वो आइडेंटिफायर किसी भी प्रकार का अपर केस या लोअर केस लेटर को परफॉर्म करने में किसी भी प्रकार के अपर केस या लोअर केस वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। उसी के साथ साथ उसमें अंडरस्कोर भी एक्सेप्ट होता है। और अभी अगर हम हमारे आइडेंटिफायर्स में 2 अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो अलग अलग वर्ड्स को 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम ब्लैंक स्पेस छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वाइट स्पेस को हमारा सी का कंपाइलर हमेशा इग्नोर कर देता है, जैसे कि हमने हमारे पहले के लेक्चर्स में देखा था।
तो आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। तो आइडेंटिफायर का फर्स्ट रूल ये है कि हमारा हमेशा फर्स्ट लेटर रहता है। जो आइडेंटिफायर में हम यूज़ करते हैं वो फर्स्ट लेटर हमेशा अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि हम आइडेंटिफायर का फर्स्ट अल्फ़ाबेट या फर्स्ट लेटर डिजिट नहीं लिख सकते। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट कभी भी लेटर या अंडरस्कोर होता है। तो अभी हम देखेंगे आइडेंटिफायर के सेकंड रूल के बारे में। तो आइडेंटिफायर के सेकंड रूल में ये कहते हैं कि आइडेंटिफायर में कब हमेशा लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर ही होना चाहिए। उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स या फिर स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आइडेंटिफायर के थर्ड रूल में ये कहते हैं कि आइडेंटिफायर हमेशा कीवर्ड्स यूज़ ना करे। आइडेंटिफायर्स में कभी भी कीवर्ड्स का यूज़ ना करे, क्योंकि हमारे सी के कंपाइलर को प्रॉब्लम हो सकता है आइडेंटिफाई करने में कि ये आइडेंटिफायर है या कीवर्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कीवर्ड्स है, इसका यूज़ हम आइडेंटिफायर में नहीं कर सकते, जिससे हमारे सी के कंपाइलर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फोर्थ रूल यह है कि हम हमारे आइडेंटिफायर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 31 कैरेक्टर्स का यूज़ ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सी के कंपाइलर में सभी चीज़ों को एक स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट की है, जिससे हमारा सी का प्रोग्राम रन होता है। अभी आइडेंटिफायर्स को एक स्पेसिफिक मेमोरी एलोकेट की है, अगर हम उस मेमोरी को एक्सीड करते हैं तो हमारे सी के कंपाइलर में एरर आ सकता है, जिससे हमारे सी का कंपाइलर वो आइडेंटिफायर्स को पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा कहते हैं कि सी का आइडेंटिफायर ज़्यादा से ज़्यादा 31 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए। लास्ट रूल ये है कि आइडेंटिफायर्स में कभी भी वाइट स्पेस का यूज़ नहीं होना चाहिए, यानी कि स्पेस बार का यूज़ कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने आइडेंटिफायर में 2 वर्ड्स का यूज़ किया है तो उस 2 वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं और वाइट स्पेस का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो आइडेंटिफायर्स हो जाने के बाद हम देखेंगे कॉन्स्टेंट्स के बारे में। कॉन्स्टेंट्स का मतलब यह है कि कोई भी फिक्स्ड वैल्यू जो हम हमारे सी के प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो कॉन्स्टेंट्स के बहुत से टाइप है, जैसे कि कॉन्स्टेंट के दो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं, न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। तो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट यानी कि नंबर और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स यानी कि कैरेक्टर। तो न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में भी 2 टाइप्स है, एक इंटीजर कॉन्स्टेंट और एक रियल कॉन्स्टेंट। और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स में भी 2 टाइप है, सिंगल कॉन्स्टेंट और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो हम सभी कॉन्स्टेंट्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहले है इंटीजर कॉन्स्टेंट। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट यानी कि कोई भी इंटीजर वैल्यू जो हम हमारे सी के प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट के तीन टाइप्स है। पहला है डेसिमल इंटीजर, दूसरा है ऑक्टल इंटीजर और तीसरा है हेक्साडेसिमल इंटीजर। तो डेसिमल इंटीजर में इंटीजर वैल्यूज़ रहती है जिस डिजिट्स का स्टार्ट 0 से होता है और वो 9 तक जाता है। तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं हमारे सी के प्रोग्राम में। और डेसिमल इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों कंसिडर की जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ डेसिमल इंटीजर्स के एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे कि 123, बाद में नेगेटिव 546, पॉजिटिव 437,032, उसके बाद 0 और एक्सेट्रा। तो अब हम इंटीजर कांस्टेंट के सेकंड टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकंड टाइप है ऑक्टल इंटीजर। तो ऑक्टल इंटीजर में क्या होता है? ऑक्टल इंटीजर में नंबर्स या फिर डिजिट्स रहते हैं, जो डिजिट्स की शुरुआत 0 से होती है और वो 7 तक जाती है, यानी कि इसमें 8 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हम ऑक्टल इंटीजर्स के भी कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि है 037, 0, 0233, 0641 एक्सेट्रा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस ऑक्टल इंटीजर्स में किसी भी डिजिट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिस डिजिट्स की वैल्यू 8 या फिर 8 से ज़्यादा है, जैसे कि 9। तो उसके बाद है हेक्साडेसिमल
इंटीजर्स। तो हेक्साडेसिमल इंटीजर्स क्या होता है? हेक्साडेसिमल इंटीजर्स यानी कि वो इंटीजर वैल्यू जो हम हमारे सी के प्रोग्राम में स्टोर करते हैं, हम हमारे सी के प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, जिसकी मेमोरी 16 बिट्स तक हो सकती है। जैसे कि 16 बिट्स यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें 10 बिट्स हो गए। और उसके बाद आता है A B C D E और F तक जाता है ये। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं F का इस्तेमाल किया है। तो हेक्साडेसिमल इंटीजर्स के कुछ एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। पहला एग्जांपल है 0x4, बाद में 0x60, 0x83AF और 0x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0x का इस्तेमाल किया है, जिससे आपको पता चलता है कि यह हेक्साडेसिमल इंटीजर वैल्यू है। अभी अगर 0x01 होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इंटीजर वैल्यू है या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू है, डेसिमल इंटीजर वैल्यू है या हेक्साडेसिमल वैल्यू है। इसके लिए x का 0 और x का इस्तेमाल होता है। उसी तरह अगर ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसके लिए 0 का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम हमेशा इंटीजर वैल्यू के पहले 0 का इस्तेमाल किया और हेक्साडेसिमल में 0x का इस्तेमाल किया। और अगर डेसिमल इंटीजर होगा तो उसमें किसी भी इंटीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट या फिर 0 और x की या फिर 0 की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके बाद आता है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड या फिर कैरेक्टर जिसका इस्तेमाल हम सी के प्रोग्राम में करते हैं और वो सिंगल कोट्स के अंदर रहता है, या फिर सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट ये रहता है कि जिसका इस्तेमाल हम सी के प्रोग्राम में करते हैं और वो सिंगल कोट्स के अंदर रहता है और सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जिसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, सिंगल कोट के अंदर 5 और सिंगल कोट के अंदर x, सिंगल कोट्स के अंदर सिम। तो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में कोई भी कैरेक्टर वैल्यू आ सकती है और उसके साथ साथ कैरेक्टर्स के साथ साथ स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं और डिजिट्स भी आ सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल में सब टाइप्स का एग्जांपल दिया है। तो उसके बाद आता है रियल कांस्टेंट। तो रियल कांस्टेंट क्या होता है? रियल कांस्टेंट ये रियल कांस्टेंट भी नंबर्स न्यूमेरिक कांस्टेंट में ही आता है। तो रियल कांस्टेंट यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो पॉइंट में आता हो या फिर फ्रैक्शन में आता हो। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं 3.984। अभी ये 3.984 तो इंटीजर में नहीं आ सकता, क्योंकि वो इंटीजर में 3 ही टाइप्स है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। तो ये सब तो नॉर्मल नंबर्स रहते हैं और रियल कांस्टेंट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अभी अगर हमें कोई भी नंबर्स में पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा तो उसके लिए रियल कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है रियल कांस्टेंट का फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल हम अगर कोई भी पॉइंट डेसिमल के अंदर पॉइंट का वैल्यू हो या फिर फ्रैक्शन का नंबर हो तो हम फ्लोट का इस्तेमाल करते हैं। तो रियल कांस्टेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लोट डेटा टाइप। तो उसके बाद आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट यानी कि कोई भी ऐसा कैरेक्टर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन जिससे एक वर्ड या फिर एक कुछ ऐसी वैल्यू जो हम हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट कर सके, या फिर ऐसे कोई वैल्यू जो हम हमारे प्रोग्राम को दे सके जिससे वो उस वैल्यू को डिनोट कर सके। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट का इस्तेमाल हम प्रोग्राम में डबल कोट्स यूज़ करके करते हैं। तो अगर किसी भी वर्ड या फिर डिजिट या फिर किसी भी कैरेक्टर के अंदर किसी भी कैरेक्टर्स डबल कोट्स के अंदर होगा तो आप समझ जाना कि यह स्ट्रिंग कांस्टेंट है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर हम दो वर्ड्स को कॉन्केटिनेट करने के लिए या फिर कंबाइन करने के लिए
अंडरस्कोर का इस्तेमाल नहीं करते वहाँ पे वाइट स्पेस चल जाता है, क्योंकि पहले की लेक्चर में हमने देखा था कि वाइट स्पेस अगर स्ट्रिंग के अंदर होगा तो कंपाइलर कंपाइल कर लेता है, और अगर स्ट्रिंग वैल्यू के बाहर अगर वाइट स्पेस होगा तो कंपाइलर इग्नोर कर देता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाने के बाद हम देखेंगे बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। तो बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट का इस्तेमाल हम हमारे प्रोग्राम में इसीलिए करते हैं जैसे कि हम हमारे प्रोग्राम के आउटपुट को कैसे अट्रैक्टिव बना सके, या फिर ऐसी वैल्यूज़ को ऐसी वैल्यूज़ की इनपुट दे सके जिससे हम हमारे आउटपुट स्क्रीन को इजीली विजिबल कर सके, या फिर इजीली विजिबल हो सके इस वैल्यू को, या और हम हमारे आउटपुट को अच्छी तरीके से देख सके। तो बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट्स के कुछ एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि पहला है /a। तो बैकस्लैश कांस्टेंट्स हमेशा कोट्स के अंदर रहता है। आप सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल कोट यूज़ किए। आप आपकी मर्ज़ी के अनुसार कुछ भी कोट्स यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस या फिर रूल्स नहीं है। तो हम देखते हैं पहले /a क्या होता है। /a का इस्तेमाल किसी भी ऑडिबल पार्ट को एग्जामिन करने के लिए या फिर फेच करने के लिए करते हैं। तो अगर आपके प्रोग्राम में /a का इस्तेमाल किया होगा तो आप समझ जाना कि किसी भी ऑडिबल पार्ट को एग्जामिन करने के लिए है। पर ज़्यादा करके किसी भी प्रोग्राम में /a का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर मोस्टली कोई भी ऑडिबल पार्ट नहीं होता। तो उसके बाद है /b। तो /b का इस्तेमाल हम बैक स्पेस को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। अभी अगर हम हमारे प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम आती होगी तो बैक स्पेस करना चाहे तो हम /b का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। तो उसके बाद है /f। /f का इस्तेमाल हम फॉर्म फीड के लिए करते हैं। उसके बाद है \n का इस्तेमाल हम हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर अगर हम हमारे प्रोग्राम या फिर आउटपुट को मल्टीपल लाइंस में रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम \n का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम हमारे आउटपुट को सेपरेट कर सकें और इजीली विजिबल कर सकें, जिससे हमारा आउटपुट कंजेस्टेड ना दिखे और अच्छा दिखे। तो उसके बाद आता है \r का इस्तेमाल हम कैरियर रिटर्न करने के लिए करते हैं। उसके बाद है \t। तो \t का इस्तेमाल हम हॉरिजॉन्टल टैब्स के लिए करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल टैब का मतलब तो आपको पता ही होगा। हॉरिजॉन्टल टैब यानी कि कुछ ऐसे स्पेसेस जिससे आप आपके आउटपुट को बड़ा कर सके, या फिर कुछ ऐसे स्पेसेस जिससे आपका प्रोग्राम या फिर आउटपुट अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो सके। जैसे कि आपके कीबोर्ड में टैब का बटन होता है, आपको उसका तो यूज़ पता ही होगा। उसके बाद आता है वर्टिकल टैब। वर्टिकल टैब यानी कि कुछ ऐसे स्पेसेस जो सी का कंपाइलर छोड़ता है वर्टिकली। तो हॉरिजॉन्टल हो जाने के बाद वर्टिकल है, तो वी से स्टार्ट होता है। /v का मतलब है वर्टिकल टैब, यानी कि कुछ ऐसे स्पेसेस कुछ ऐसे ब्लैंक स्पेसेस जिसे सी का कंपाइलर छोड़ता है, जिससे आपका आउटपुट बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो सके। तो उसके बाद आता है \डबल कोट्स। तो \डबल कोट्स का यूज़ हम हमारे प्रोग्राम में इसलिए करते हैं जिससे हम हमारे प्रोग्राम में डबल कोट्स को प्रेजेंट कर सके, जिससे हम हमारे प्रोग्राम में डबल कोट्स का प्रेजेंटेशन आउटपुट स्क्रीन पे भी कर सके। उसके बाद आता है \सिंगल कोट। \डबल कोट्स की तरह ही होता है \सिंगल कोट, जिससे हम हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर सिंगल कोट को प्रेजेंट कर सके। उसके बाद आता है \क्वेश्चन मार्क, जिसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन मार्क को प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। उसके बाद \बैकस्लैश, जिसका इस्तेमाल हम हमारे आउटपुट स्क्रीन के अंदर \, को प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं \0, इसका इस्तेमाल हम हमारे
आउटपुट स्क्रीन के अंदर नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो ये सारे बैकस्लैश कैरेक्टर्स या फिर बैकस्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स को आप जैसे जैसे प्रोग्राम्स के लेक्चर्स को देखेंगे या फिर प्रैक्टिकल लेक्चर्स को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर सकेंगे, क्योंकि ये सब कॉन्स्टेंट्स का रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिकली ही बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है और आपको समझ आ जाता है। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट या फिर क्वेरी हो तो उसके लिए भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा वो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।